और कोई बात, और कोई पॉइंट है? कभी भी दिक्कत हो ना, दिल खोल के पूछिए। जब तक पूछिएगा नहीं तो हम क्या जानेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सीखते हैं। हम कहाँ से सीखते हैं? कोई बातें सीखते हैं वो आप लोग से सीखते हैं। अब मान लीजिए कि इस बार जब मेरे माइंड में ये आया कि स्टूडेंट को अवमूल और अधिमूल के बारे में भी, अधिकर और अवमूल के बारे में भी प्रॉब्लम होता है, तो हम नेक्स्ट चांस में हम याद रखेंगे कि अगला जो नोट्स लिखाएंगे किसी बैच को तो लिखा देंगे कि अधिमूल क्या होता है, अवमूल क्या होता है, अधिकर क्या होता है, ये सब बातें लिखवा देंगे और समझा देंगे, बात ख़त्म ना। तो धीरे धीरे जो पॉइंट बढ़ता जा रहा है वो आप लोग के क्वेश्चन उत्पन्न करने से बढ़ते जा रहे हैं कि स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, यानी कौन सी बातें इनको प्रॉब्लम होता है, उस बात को हम पहले ही बता दें। तो पहले पढ़ाते थे तो पहले लिखाते थे 1 पन्ना में नोट्स, 2 पन्ना, 3 पन्ना, अभी 4-4 पन्ना प्रतिशत का लिखाता है नोट्स। ऐसे ही लिखाता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है, हम उसमें ऐड करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं। और अगर सारी बात हम पहले लिखा दे, बता दे और समझा दे तो आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चैप्टर आसानी से बनने लगेगा। अब जहाँ पर जाके आप अवमूल में जाकर फंस गए, अवमूल वर्ड को नहीं समझते हैं, क्वेश्चन नहीं बना, अगर इसे हम नोट्स में लिखा दिए रहते तो जान दो अवमूल मतलब घटना होता है, और घटना तो जानते हैं कि 100 से घटेगा ना, और जितना भी जोर घटा हुआ है ऊपर वाले 100 में कहते हैं, घटा के काम कर दीजिए। अधिकर, अधिकर मतलब करो पे कर, अधिकर मतलब करो पे कर, यानी अतिरिक्त, अतिरिक्त लेना, अतिरिक्त लेना मतलब प्लस ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, अतिरिक्त लेना। अतिरिक्त लेना का मतलब होता है कि कभी कभी कोई चीज़ें क्या होता है कि कोई आदमी का जैसे जैसे आमदनी बढ़ता है ना, टैक्स बढ़ता जाता है। भारत सरकार 3.5 लाख तक पुरुष का, 5 लाख तक महिला का कमाई पे कोई टैक्स नहीं है, उस ऊपर कमाई कीजिए तो 5%, 60%, 10%। एक ऐसा सिस्टम आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, साल का अगर आप 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ता जाता है कि 30-30, 35% सरकार आपसे टैक्स लेता है। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और 35% टैक्स का मतलब 35 लाख रुपया सरकार ले लिया, केंद्र सरकार, इनकम टैक्स। अब राज्य सरकार कहेगा कि अब केंद्र को तुम उतना पैसा दिया, तो मेरे स्टेट में रह के मेरे स्टेट में काम, केंद्र को इतना पैसा दिया, हमको भी लाओ। यानी केंद्र, राज्य सरकार भी बांध देता है अधिकर, यानी इतना से ज़्यादा कोई कर देगा केंद्र को तो उसके बदले में हमको भी दे, तो वो होता है अधिकर। यानी वो तो ले ही रहा है और उस पर भी ले लेता है ये। तो अधिकर के बारे में समझ जाएंगे, अवमूल के बारे में ना। क्या? हाँ नहीं, देखिए 2 से ज़्यादा नहीं, कर पे कर देना होता है, टैक्स पर टैक्स। कितना टैक्स तूने केंद्र को दिया और इतना हमको दो, उसे होता है टैक्स पर अधिकर होते हैं, टैक्स पर टैक्स ना। आइए अभी जो लिखा है लिख लिए हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन दिखता है आपका वो 72, बहुत आराम से धीरे धीरे से। थोड़ा सा बैच तो मौसम टाइम के कारण थोड़ा मेरा बदमाशी, थोड़ा आप लोग का भी सहयोग से गड़बड़ हो गया है। 72, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक मकान को खरीदा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है लैंग्वेज वाला, इस लैंग्वेज को आप पढ़ते होइएगा, मुंह से पढ़ते होगा, कान सुन के कब इधर से इधर निकाल देता है, दिमाग में जाने ही नहीं देता होगा। पढ़े, दिमाग में जाएगा तब ना उसको कुछ सोचेंगे, ये दिमाग में जाएगा ही नहीं। कहता है क्या, अब हम बताएंगे तो एक बार दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ना आप बोलते हैं, ना आप देखते हैं, ना आप पढ़ते हैं, सिर्फ आप सुनते हैं, और सुनने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। किसी चीज़ को सुनने के लिए तो दिमाग लगाना, पढ़ने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, पढ़ने के लिए नहीं दिमाग लगाना पड़ता है। पढ़ने तो हैबिट है, पढ़ दीजिए ना, 5 पन्ना पढ़ दीजिएगा, क्या पढ़े सो पता नहीं है। पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो कहा जाता है वक्ता से ज़्यादा अच्छा श्रोता होता है। अच्छा सुनना भी एक कला है, बोलना तो कला है ही, सुनना भी कला है। अभी क्वेश्चन को हम समझाएंगे तो बड़ी प्रेम से समझ जाइएगा। हम समझाएंगे तो तोड़ के सिस्टम से समझाएंगे। किताब एक लाइन में पढ़ दिया, अब पढ़ दीजिएगा, कहाँ पर स्टॉप होना है, कहाँ पर धीरे, कहाँ पर तेज, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जैसे एक कमरा है, एक मकान है, हमने 5 लाख रुपये में ख़रीदा। अब 5 लाख रुपये में ख़रीद तो लिया, अब इसको क्या किए कि आवश्यकता, मेरे पास आवश्यकता नहीं है तो इसको हम लगा दिए रेंट पे, प्रत्येक महीना रेंट। घर का किराया तो प्रत्येक महीना होता है, प्रत्येक महीना रेंट पे हमने लगा दिया। 1 साल में जो रेंट हम वसूले, किसी को हम रेंट पे दिए, 1 साल में जो रेंट वसूले, उस रेंट में से हम क्या किए, 12.5% पैसा है वो निकाल दिए उसके मरम्मत के लिए, 12.5% मरम्मत के लिए। अब भाई रंग पेंट आलतू फालतू तो झड़झुड़ होता है, 12.5% मरम्मत के लिए निकाल दिए। अब जो पैसा बचा तो अब नगर निगम में रहिएगा ना तो टैक्स देना पड़ता है, गांव घर में नहीं देना पड़ता है। जो नगर निगम में रहते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स इस बात का नहीं कि आप घर में रहते हैं उसके लिए, हमारे घर हम क्या जी का। टैक्स इस बात का कि जो टाउनशिप में आप रहते हैं और टाउन में जो छोटा मोटा नगर निगम आपको सुविधा देता है,
सफैया, झाड़ू बना देना, घास छील देना, नाला देना, ये सब पानी तानी सब छोटा मोटा चीज़ सब, लाइट बल्ब, इस प्रकार का जो सुविधा देता है ये गांव में नहीं होता है, टाउन में है। तो इसके लिए नगर निगम है वो आपसे टैक्स लेता है, वो टैक्स लेके उसी पैसा से वो काम करता है ना। तो 1660 रुपया उसमें से हमको टैक्स ले लेता है, यानी जितना भी हमने घर खरीदा पर महीना किराया पे लगाया, किराया जो 1 साल में उछला 12.5% हमें टैक्स में मरम्मत के लिए निकाल दिया, और जो बच गया पैसा उसमें से 1660 रुपया हम क्या कर दे दिए। अब जो मेरे पास पैसा बचा ना, दुओ खर्च करने के बाद जो पैसा बचा वो मेरे लागत का 10% के बराबर है। मेरा लागत कितना है? 5 लाख, 5 लाख के 10%। तो प्रत्येक महीना का किराया कितना इसका रखे हुए हैं, यही कहता है। अब देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 72। एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में, 5 लाख है कि 50,000 जी? 50,000 है, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये में खरीद कर किराए पर दे दिया। प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत के लिए रखता है, 1660 रुपये वो गिरी कर देता है। इस प्रकार प्रति वर्ष उसकी लागत का 10% उसे बचता है, मिलता है। तो घर का मासिक किराया कितना है, यानी पर महीना किराया कितना है? पता नहीं, क्या नहीं पता है? तो किराया नहीं पता है ना। तो माना कि प्रत्येक महीना का किराया, माना कि प्रत्येक माह का किराया X रुपये पर माह ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक महीना हमने कितने किराया है? X रुपये। कुल किराया हमने उसले 12x उसलेंगे। अब इस 12x में से अगर 12.5% हमने खर्च कर दिया तो बचा कितना? 87.5%, ये ना 12.5% निकाल दिए तो 87.5 का मतलब होता है इतना बटा 100। अब जो पैसा बचा इसमें से 1660 रुपये हम देते हैं गिरी कर, टैक्स दे देते हैं। अब जो पैसा बचा वो मेरे लागत का 10% है। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकलेगा और यही होगा रुपया प्रति माह आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए अगला 72 के बाद क्वेश्चन है 74। कहता है क्या कि 405 मिठाई को कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल मिठाई की संख्या के 20% हो, तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिला। अब कहता है कि 405 को मिठाई है और बच्चों में बांटना है। मिठाई की संख्या तो पता है कि 405 को है, पर बच्चा कितना है इसमें से पता नहीं कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं। पर एक चीज़ कहा देता है कि जो प्रत्येक बच्चा को मिठाई बांटते हैं ना, वो बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। मिठाई तो दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है? तो बच्चों की संख्या नहीं दिया है, और प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिलता है वो नहीं दिया है। तो एक दोनों में से कोई एक मान ले, या तो बच्चों की संख्या या प्रत्येक को दी गई मिठाई की संख्या, मेरा काम बन जाएगा। आसान होगा, हम बच्चों की संख्या मान लें। क्या है कि मिठाई को बच्चों में बांटते हैं, कितना मिठाई बांटते हैं उससे अच्छा है कि आप बच्चों की संख्या मान लेना। मिठाई की संख्या कितना है? 405। मिठाई की संख्या है 405। अब बच्चों की संख्या है कितना? x। तो प्रत्येक बच्चा को बांट किसको रहे हैं? मिठाई को ना। तो मिठाई ना ऊपर, तो प्रत्येक बच्चों को मिलेगा 405/x। कहता है कि जो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिला है, प्रत्येक बच्चे को, वो बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। इसे सॉल्व करने पर x तो निकल जाएगा, सभी आदमी से निकल जाएगा x। जब x निकल जाएगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिला वो पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है 405/x, ये आपसे पूछ रहा है और बहुत प्रेम से ये आपसे निकल जाना है। क्लियर, समझ गए? आइए अब चलते हैं 74 के बाद 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, तभी कुछ है, प्रोसेस कुछ है। इसको तो जितना तरीका से चाहे उतना तरीका से बना सकते हैं। आइए 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 78 एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 80 है, यानी एक एग्जामिनेशन हुआ, उस कक्षा का पूरा सभी बच्चे का औसत प्राप्तांक है 80।
10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किया, 20% विद्यार्थी ने 90 अंक प्राप्त किया, शेष विद्यार्थी का औसत क्या है? यानी इस कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं सभी का औसत 80 है ना। अब आप लोग चाहे बैग लाते ही हैं तो कोशिश कीजिए कि किताब ले आवे। पहले हम खुद मना करते किताब लाने का क्या ज़रूरत है, पर हम मजबूरन कहते थे किताब नहीं लाने के लिए। चूँकि आप किताब लाइएगा तो भारी किताब है, किताब को रखिएगा कि कॉपी को रखिएगा, ये 2 पैर वाला टेबल पर क्या क्या रखिएगा, इसलिए कहते थे खाली कॉपी लेके आइए, किताब यहाँ हम पढ़ के क्वेश्चन समझा देंगे। परंतु अगर आपके पास क्वेश्चन रहे सामने में, वो हमने पढ़ा आप भी देखा, तो ज़्यादा अच्छा से समझ पाइएगा। अब सुविधा है अवेलेबल तो बुक लेके आया कीजिए, अच्छा रहेगा ना। कहेगा डेस्क है ना जी, अब डेस्क पर रख सकते हैं, कॉपी है, दोनों रख सकते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। अब लाया कीजिए, बैग लाते हैं तो लाया कीजिए। हम इसलिए भी कहते थे किताब लाते हैं तो फट जाता है, दूसरी बात रखने में दिक्कत होता है, इस कारण से। पर अब लाइए किताब, अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन में इसमें कहा क्या था क्वेश्चन 78 में, हाँ, एक परीक्षा में यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं इसमें सभी का औसत प्राप्तांक 80 है। स्टूडेंट की संख्या में पता नहीं कि आखिर स्टूडेंट है कितना, तो स्टूडेंट 100 मान सकते हैं। परंतु ये देखना है कि स्टूडेंट का जो बंटवारा हुआ है, पहले 10% स्टूडेंट फिर 20%, यानी स्टूडेंट का बंटवारा प्रतिशत में हो रहा है। तो अगर 10% अब 20% हो गया तो बचा कितना, 70%। तो हम कुल स्टूडेंट 100 मान लेते हैं। स्टूडेंट का बंटवारा प्रतिशत में है तो हम 100 मान लेते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 100। कुल छात्रों की संख्या 100 क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न में स्टूडेंट का बंटवारा प्रतिशत में बांटा है, 10%, 20% ऐसे करके। औसत इसका कितना है, 80। जानते हैं कि कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल निकालने के औसत गिनो संख्या ना, औसत गुने संख्या तो कुल निकलता है। कुल निकालना है तो 100 संख्या है, औसत कितना है, 80। पर इसमें से इस 100 गो में से 10 गो छात्र को आया है ना 95, 10 को छात्र का औसत कितना है, 95, और 20% छात्र का औसत है ना वो है 90। और शेष कितना छात्र बचेगा, कितना बचेगा शेष, 10 और 20 हो गया, 30 हो गया, तो बचा 70। और 70 को छात्र है ना उसका औसत हमें पता ही नहीं है। ये दोनों बराबर है, x निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुल छात्र कक्षा में हमें पता नहीं है, मगर सभी का औसत पता है कि 80 है। कितना छात्र है नहीं पता। क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से जो 10% छात्र हैं, 10 गो छात्र 10%, उनका औसत प्राप्तांक 90, और 20 गो छात्र है उसका औसत प्राप्तांक 80, बाकी जो बचा छात्र उसका औसत प्राप्तांक कितना। तो छात्र को प्रतिशत में बांटा है 10-20%, तो छात्र की संख्या हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 प्रतिशत मतलब 100 का बंटवारा, तो हमने छात्र की संख्या मान लिया 100, और उसका औसत कितना दे दिया है, 80। अब 80 दे दिया तो 100 का औसत है 80, तो कुल हो गया 100 गो का, इधर भी 100 का, इधर भी 10 गो का 95, 20 गो का 90, शेष बचा 70 का पता नहीं, x, इधर भी 100, इधर भी 100, 70 कहाँ से आया, 10 को स्टूडेंट 20 को स्टूडेंट हो गया तो बच गया 70 को स्टूडेंट। क्लियर, सॉल्व कीजिए आंसर। आइए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। अठहत्तर के बाद क्वेश्चन आता है 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल कर गए। हमने कहा जब 78 नहीं बताया, 76 बता दिए, ओहो सॉरी 78 बता देते हैं, 78, ये 76 हो गया गलती से। 78 कहता है क्या कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी के 37% लड़की, परीक्षा कौन देगा, लड़की या तो लड़का, महिला भी होगी तो लड़की होगा, पुरुषों होगा तो लड़का ही होगा, यानी कुल संख्या है x, यानी परीक्षा देने वाले का संख्या कितना है x। इसमें से लड़की की संख्या x का 37.5% है, 37.5%, तो बाकी कौन होगा, लड़का होगा, तो x का कितना होगा, 62% लड़का होगा। अब जो लड़की है उसका 62% पास की है, 62% लड़की पास की है और 75% लड़का पास किया है, ठीक है, पास किया है। अब हमसे चर्चा फेल के बारे में कह रहा है कि पास के बारे में कह रहा है क्या कि अगर 342 लड़की फेल कर गई है, अगर इस जो लड़की है इसमें से सारे पास की है,
फेल की बात कितना होगा, तो 62 पास है तो 37.5 फेल की होगी, 37.5 फिर फेल की होगी, यही दिया है 342। लड़का जो है 75% पास किया तो फेल कितना किया होगा, 25%, यही हमसे पूछ रहा है। ये पहला समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो x निकलेगा, इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा अर्थात x गुने 74, 75/200 और 75/200 बराबर 342। इसको सॉल्व करके x निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके x निकल जाएगा। अब लड़का कितना फेल किया है तो x के जगह पर यहाँ पर दे दीजिए जो संख्या निकलेगा 62.5 मतलब 125/200 और 25/100, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 82 पर। ठीक, एटी टू 82 में कहता है क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंकों से फेल कर गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे ने 32% अंक प्राप्त किया, 42 अंक अधिक। हमने कहा परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेगा, उसमें एक ही स्टूडेंट के बारे में दो बात कहा जाएगा कि वो फेल कर गया तो क्यों, पास कैसे कर जाता तो क्यों, नहीं तो दो स्टूडेंट के बारे में कहेगा, एगो फेल कर रहा है तो किस कारण से, एगो पास कर रहा है तो किस कारण से। हमेशा हमें कंसंट्रेट करना है माइंड कि लड़का पास किससे करेगा, फेल वाला में क्या डाल दे और पास वाला से क्या निकाल ले, यानी पास मार्क को इक्वल कर देना है, यही इसमें करना है। माना कि कुल प्राप्तांक या कुल अंक कितना हो जाएगा x। एक लड़का ने x का क्वेश्चन नंबर 82 x का 20% प्राप्त किया, 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल कर गया, यानी 30 अंक और लाता तो वो पास कर जाता। एक दूसरा छात्र है यही x का 32% अंक लाया और 42 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, 42 अंक ज़्यादा लाया पास होने से। ये 42 कम मोला था तो पास, 30 लाता तो पास, यानी दोनों पास कर दिए। वो दे दीजिए ना, वो छूट गया है, दे अपने से दे दीजिए तो x निकल जाएगा। तो x क्या होगा, कुल प्राप्तांक, यानी परीक्षा कितना का हो, हो सकता है कि पास होने का मार्क पूछ सकता है, हो सकता है इसका मार्क पूछते, हो सकता है उसका मार्क पूछते, पूछ क्या रहा है सो देखते हैं। तो कह रहा है क्या, उत्तीर्ण हो। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक कितना चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए, ये तो कुल प्राप्तांक है, उत्तीर्ण होने के लिए यही मार्क चाहिए, या ये मार्क दोनों तो बराबर है। तो आप क्या कीजिए, x निकल जाएगा तो x का 20/100 अब प्लस 30 जोड़ेंगे, ये जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, एक एक लाइन में बनता है, बस आपको बात समझना है। 82 के बाद क्वेश्चन आता है 85 में कह रहा है क्या कि यदि चाय के दाम 60 रुपये से 75 रुपये हो जाए, यानी चाय अचानक 60 रुपये से 75 रुपये प्रति किलो हो जाए तो उसके खपत में कितने % का कमी, यानी तराजू तुला के लिए बॉक्स। दाम पहले 60 रुपया था तो 100 kg हम चाय खपत करते थे, अब दाम 75 रुपया हो गया तो खपत में हमें x% का कमी करना पड़ेगा। कमी को 100 में घटाते हैं, वृद्धि को जोड़ते हैं। अब ये कोई नहीं कहिएगा चाय का दाम 60 रुपये कहाँ है, अब कौन ऐसा घर है जिसमें 100 किलो चाय, अरे दुकान हम खोले हुए हैं चाय का, क्या 8 रुपये कप, 8 रुपये कप कैसे देता है चाय आज का, 10 रुपये। अच्छा बेनिफिट है चाय की दुकान में, सब रंग का है। अब MBA चाय वाला का पीजिए तो 50 रुपये। गांव में मंगनी में चाय पत्ती चीनी मिलता है कि 5 रुपये में, गांव में समोसे 5-6 रुपये, बाजार में 10 रुपया, कोई तो 12 रुपया, लूट है। देखिए कारण क्या पता है कि गांव में और यहाँ पे अलग अलग दाम की काहे है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसको भी उतना बेनिफिट होगा, इसको भी उतना ही बेनिफिट होगा। ये x निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। देखिए गांव में क्या होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात कि गांव में जो यहाँ पर बॉल बत्ती किराया भाड़ा लगता है वो नहीं लगता है। गांव में जो बनाता है वो खुद बनाते रहता है और बिना स्टाफ का बना लेता है। मार्केट में स्टाफ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा खर्च है, तो खर्च भी तो मायने, तो लोग गाँव में जाके क्यों नहीं खरीद लेता है, तो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन भी तो करना पड़ता है लोग को ना। पर कभी कभी 10 रुपये से ज़्यादा स्वादिष्ट 5-6 रुपये वाला समोसा हुआ करता है, गंदा फंदा सब उसमें रहता है, इसलिए टेस्टी रहता है ना।
आइए 85 हो गया, समझ गया है। चलिए 85 के आगे आगे चलते हैं। पचासी के बाद क्वेश्चन 88। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या वाला क्वेश्चन ना, तो ए और पी इसमें मायने रखता है। 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, 1,60,000 है 3 वर्ष पूर्व। अब ये ए है कि पी है, डिपेंड करता है कि पूछता क्या है, इससे आगे वाला पूछता है कि इससे पीछे वाला। अगर इससे आगे वाला पूछ रहा है तो ए पूछ रहा है, पीछे वाला पूछ रहा है तो पी पूछ रहा है। इतना है। यदि 3 वर्ष क्रमशः इतना तक दर से इसमें वृद्धि होता है तो कस्बे की बढ़, यानी पीछे का दिया है और आगे का पूछ रहा है, यानी ये पी है, ये पी है, पीछे का दिया हुआ है और आगे का पूछ पी है। तो पी है वो 1,60,000 और आर है वो क्रमशः बढ़ रहा है 3%, 2.5% और 5%। 3% का मतलब हुआ जो 100 था वो 103 हो गया। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है तो 1,60,000 ये 103/100, 102.5/100 और 105/100 ना। इसी को काटिए और आपका आंसर आ जाना है। इतना आसान है और कुछ नहीं करने का जरूरत है। आइए 88 के बाद क्वेश्चन अगर एक बार छलांग मारे 111 111 में कह रहा है यदि ए की आय 5% बी का 15% बराबर है, ए का 5% और बी का 15% बराबर है, अर्थात ए अनुपात बी 3:1 में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। बी की आय का 10 है, सी का बी का 10% और सी का 20%, तो यहाँ पे प्रतिशत काट देंगे, बी अनुपात सी हो जाएगा 2:1। अब ए बी सी 3 1 2 1, यहाँ होगा 3 दूना 6, 2 और 1। कहता है सी का इनकम 2000 है, सी मतलब ये एक्स बराबर कितना है 2000, अनुपात में एक्स कॉमन होता है। सी का इनकम 2000 है तो क्वेश्चन 11, तो कहता है ए बी सी का कुल इनकम कितना है, तो कुल होगा 6 2 8 1 9x, 9x बराबर 9 गुने 2000 यानी 18,000। देखिए कहीं आपत्ति कोई भी बात आपके समझ से परे हो तो बोलिएगा। ये कैसे गुना करते हैं अवगत हैं आप लोग, कई बार पहले कर चुके हैं ना। 3 दूना 6, 2 का 2 और 9। कुल इनकम पूछा है तीनों का, तो 6 2 8 है 1 9, नहीं यही सब बात तो पूछने का है। मिटा दे। अब 11 के बाद 12 भी दिए हुए हैं। 12 में कह रहा है 400 रुपया मूल्य के एक वस्तु पर बिक्री कर 7% है, 6400 रुपया मूल्य के दूसरे वस्तु पर बिक्री कर 9% है, दोनों पर कितना होगा। देखिए 400 पर कर हमें देना पड़ता है 7% यानी 28 रुपया, और 6400 के वस्तु पर हमें कर देना पड़ता है 9%, अर्थात 9 चौक 36, 3 और 9 छक्का 54, 3 57, यानी हमें कर देना पड़ा 8 6 14 7 9 704 रुपये हमें कर देना पड़ता है। तो सब मिला के कितना % कर देना पड़ा, तो कर तो देना पड़ा 704 रुपया, कितना 64 4 6800 पर अगुने 100। इसी को काट कूट के यहाँ पर लिखिएगा, ये आंसर क्लियर। 6% है, यहाँ ओह अच्छा हाँ से लिखे है तो 6 दे देते हैं, इसमें शर्माने की बात है। चलिए 12 के बाद चलते हैं 13। कहता एक थैला में 25 पैसे के 600 सिक्के हैं, 25 पैसे का 600, यानी अगर इसको रुपया बनाएंगे तो 1/4। 1/4 कैसे कि 25 पैसा का रुपया बनाएगा ना, तो 25/100, 1/4 कितना 150 रुपया है, यह है 150 रुपया। 50 पैसे के 1200 सिक्का है, 50 पैसे का 1200 सिक्का है, 1200 सिक्का है, ये 50 पैसे का 1200 सिक्का है, तो ये करेंगे
1/2 यानी 600। कुल धन मेरा कितना है 750 रुपये। कहता है कि 12% 25 पैसा वाला और 24% 50 पैसा वाला हटा लिया गया तो कितना धन हटाया गया। तो ये कहता है 12%, इसमें से 12% निकाला गया है और इसमें से 24% निकाला गया है। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 18। ये 2 को 0 कट जाएगा तो ये होगा 144। 8 4 12, 162 रुपया। यानी 25 पैसा वाला 600 सिक्का है वो 150 रुपया होगा, 50 पैसा वाला 1200 सिक्का है वो 600 रुपया होगा। यानी कुल मेरे पास 750 रुपया धन है। उसमें से इसमें से 12% यानी 18 को निकाला गया, इसमें 24% मतलब 144 को निकाला गया। निकाला गया धन का प्रतिशत तो निकाला गया 162। कितना में था 750 में ना, गुने 100 ना, क्लियर। 113 के बाद 116 में कहता है क्या कि खाद्यान्न के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है और दूसरे खर्चों में 15% का वृद्धि हो जाता है। यदि एक कर्मचारी के खाद्यान्न आता था, दूसरे खर्च में अनुपात 2:5 था। अब देखिए खाना पर अगर वो 200 खर्च करता था तो अन्य खर्च वो करता था 500, यानी पहले कितना खर्च करता था 700। खाना में 15% का वृद्धि हो गया, खाना में 10% का, खाना पे 10% का वृद्धि और अन्य खर्च हो गया 15% का। यानी 2 को 0 काट लिए 220 रुपया और 2 को 0 काट लिए 575 रुपया, यानी 995, सॉरी कहाँ कट गलती कर दी 575 यानी 795। यानी खाना पे खर्च 200 रुपया था, अब हो गया 220। अन्य खर्च 500 रुपया था, अब हो गया 575। पहले जो 700 रुपया खर्च करते थे अब 795 रुपया खर्च करते हैं ना। अब क्या है कि 700 था तो आपका वेतन कितना मिलता था तो काम चल जाता था 16 में 2590 रुपया, 2590 यानी अनुपात में है ये। 700 जब खर्च करते थे तो 2590, या नहीं तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। अब हमको 795 खर्च कर रहे हैं तो वेतन कितना चाहिए, कंपेरिजन कर रहे हैं, नहीं तो एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा हमको वेतन चाहिए, ज़्यादा वेतन चाहिए तो 795 700 गुने 2590, इसी को निकालेगा आपका आंसर ना। 16 तक ही रहने देते हैं, 16 तक ही। कल एक बार और आप लोग पूरा पूछ लीजिए तो परसों हम, कल शनिवार है ना, सोमवार को हम नया चैप्टर शुभ शुभ लाभ हानि स्टार्ट करेंगे ना। जीके जीएस का टास्क को बढ़ा देते हैं, बहुत दिन से अटका हुआ है तो